हेलो स्टूडेंट्स, ये एल्केन टॉपिक का 5th वीडियो है और हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज डिकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले मैं यही बता दूं, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका नाम DE से स्टार्ट होता है, ऑल आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। और किसका एलिमिनेशन होगा वो उसके आगे लिखा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप यदि हटेगा, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज डिकार्बोक्सिलेशन। बुक्स में तो ऐसा लिखा हुआ होता है, रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब CO2 हटेगा तो COH ग्रुप अपने आप हट जाएगा, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। और डिकार्बोक्सिलेशन का जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो ऐसा लिखा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विथ, क्या लिखा हुआ है देखो, सोडा लाइम। सोडा लाइम मीन्स NaOH हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और ये CO2 निकलने के बाद जो बनेगा दैट इज RH एल्केन। इसके लिखने के दो वेरिएशन मिलते हैं। सेकंड वेरिएशन लिखा हुआ मिलेगा ऐसा, यदि NaOH एक्सेसिव है तब, यदि NaOH एक्सेसिव है तो एसिड से रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएगा, और यदि एसिड बेस रिएक्शन पहले हो गया ना तो एसिड बेस रिएक्शन होने से जो बन जाएगा वो सॉल्ट। ठीक, उसके बाद जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो निकलेगा अभी भी CO2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एल्केन। तो देखो हमने प्रोडक्ट में एल्केन लिखा है, लेकिन चूंकि NaOH एक्सेसिव है, निकलने वाला CO2 NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट में क्या लिखना पड़ता है, साथ में Na2CO3 लिखना पड़ता है। दोनों रिएक्शन है सेम, बस उनको लिखने के तरीके थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर यदि हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म आयोनिक मैकेनिज्म होता है। स्टार्ट करें हम एसिड बेस रिएक्शन से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेस है, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट। और GOC में हमने क्या सीखा था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मेटल की जगह पर H और H की जगह पर मेटल लिखना होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा ऐसे। अब मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, इसका मतलब ऑक्सीजन पे माइनस और मेटल पे क्या रहेगा, मेटल पे रहेगा प्लस चार्ज ऐसा। अभी जो एनाइन बना है उसको मैंने इधर लिखा है ऐसे। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एनी नेगेटिवली चार्ज्ड और एनी चार्ज एटम इज ऑलवेज अनस्टेबल। न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, ये इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म स्टार्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए वो क्या करेगा, इस R को यहाँ से एक्सपेल कर देगा। और यदि R को यहाँ से एक्सपेल करता है तब ये है एक्सप्लेनेशन CO2 के रिमूवल का, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा ऐसे। अब ये जो R माइनस बना है, R माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में जो तुम्हारे पास है HOH, इसमें है प्रेजेंट क्या, एक्टिव H, एसिडिक H। R माइनस क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH बनेगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड जो हम GOC में यूज़ करते हैं वो इंटरमीडिएट का ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंटरमीडिएट क्या बनता है, R माइनस। तो यदि हमें एसिड गिवन रहेगा तो हम इंटरमीडिएट R माइनस कैसे बना पाएंगे, तो मुझे क्या करना है, RCOH में से COH हटाना है, रिमेनिंग पे माइनस लगाऊंगा, और क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट को यूज़ कैसे करते हैं, तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड GOC का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये, कि किसी भी कंपाउंड का रिएक्टिविटी ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। और चूंकि यहाँ का इंटरमीडिएट कार्बोनाइन है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन फॉर्म हमने ऐसा बोला। मतलब डिकार्बोक्सिलेशन में कभी भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कार्बोनाइन बनाएंगे, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे और हमें आंसर मालूम चल जाएगा। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर इन तीन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करना था, तो सबसे पहले मैं एनाइन बनाऊँ तो COH हटाना है और रिमेनिंग पे मुझे माइनस लगाना है। यहाँ पर मैं COH हटा के रिमेनिंग पे माइनस लगाऊंगा तो ये प्राइमरी बनेगा ऐसे, और यहाँ पर जो एनाइन बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी, COH को हटा के मैंने लगा दिया। अब GOC में यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखा था, सबसे पहले होता है बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर होता था मिथाइलिक, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, यही तो ऑर्डर था ना। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 माइनस, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। और यदि ऐसा है, इसलिए रिएक्टिविटी इन डिकार्बोक्सिलेशन, और किसी रिएक्शन में रिएक्टिविटी नहीं बोल रहा हूँ, डिकार्बोक्सिलेशन ही चल रहा है, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। इसका मतलब A इज मोर रिएक्टिव देन B, मोर रिएक्टिव देन C। तो डिकार्बोक्सिलेशन में जब भी हमें रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करने वाले हैं, हम इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे, और उसके बेसिस पर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम चल जाएगा।
डिकार्बोक्सिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कंपाउंड होता है तो वो ये, यहाँ पर हमने देखो लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स कैन बी डिकार्बोक्सिलेटेड मोस्ट इजीली। ठीक, पहले तो पहचानना सीख लें बीटा कीटो एसिड कैसा दिखेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाएगा एडजेसेंट पोजीशन अल्फा, नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगा बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए दिस इज बीटा कीटो एसिड। कैन बी डिकार्बोक्सिलेटेड वेरी वेरी इजीली, अपने सिलेबस में तो मोस्ट इजीली लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएजेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी हीट करने पर यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है, और CO2 रिमूव होने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कीटोन बनेगा। वो इस तरीके से ये बनेगा आंसर, CO2 निकल जाता है। अब यदि इसमें हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो, मैकेनिज्म समझने का इतना आसान है, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है इंटरमीडिएट बनाकर हम देख लें। और यदि मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो इंटरमीडिएट बनेगा ऐसा CO2 हटाने के बाद, और ये है हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ऐसा लिखने का मतलब, जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तब आपको स्टेबिलिटी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें रेजोनेंस लिखूंगा तो रेजोनेंस लिखने पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर आएगा, इसलिए हाईली स्टेबल है। इसका यदि एक्चुअल मैकेनिज्म बताऊं तो एक्चुअल मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। देखो, बीटा कीटो एसिड का स्ट्रक्चर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर डेल्टा माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है बिकॉज अटैच्ड विद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो स्टार्ट होता है यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और बस यहीं से मैकेनिज्म हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, देन बॉन्ड रप्चरिंग, देन फॉर्मेशन, देन रप्चरिंग, तो भी मैकेनिज्म हो जाएगा। मैं एक बार में लिख के बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और यदि मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं एक्चुअल मैकेनिज्म भी लिख के बता दूंगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा डबल बॉन्ड, और ये बनता है क्या, इनॉल फॉर्म। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ से CO2 निकल गया। अब इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा, इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होगा, और टॉटोमराइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, लिखने का एक तरीका ये है। और एक्चुअली बुक्स में जैसे लिखा रहता है वैसा लिख कर यदि मैं बताऊं तो मैकेनिज्म में होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तब जाकर बनेगा क्या, तब जाकर बनेगा इनॉल फॉर्म, और उसके बाद वो टॉटोमराइज हो जाएगा। और टॉटोमराइज होने के बाद क्या बन जाता है, टॉटोमराइज होने के बाद वो बन जाता है कीटोन। क्लियर है? ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, बस सही टाइम पे हमें कंपाउंड पहचान में आना चाहिए। डिज़ाइन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे सपोज हमने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, अब हीट कर रहे हैं, यहाँ पर रिएजेंट तो नहीं लिखा, सोडा लाइम लिखा हुआ था तो मैं पहचान भी जाता तुरंत। तो ये क्लिक करना चाहिए कि ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, एंड दिस इज बीटा कीटो एसिड। और मुझे हीट करने में तुरंत क्या करना है, मुझे CO2 निकाल देना है, और CO2 निकालूंगा तो जो रिमेनिंग बचेगा प्रोडक्ट वो ये बनेगा। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड्स कैन बी डिकार्बोक्सिलेटेड वेरी वेरी इजीली। तो एक्चुअली लॉजिक है क्या, एक बार सोच कर देखते हैं। बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन आसान हुआ, क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन पे जो प्रेजेंट था वो था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स द इंटरमीडिएट कार्बोनाइन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और एनी फैक्टर विच मेक्स द इंटरमीडिएट मोर स्टेबल इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। इसलिए EWG जब जब रहेगा बीटा पोजीशन पे रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन के और भी वेरिएशन हमारे सिलेबस में आते हैं। एक और वेरिएशन कवर करूं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक या डाईओइक एसिड के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। 1,2-डाईओइक एसिड, जैसे मैंने ये लिखा, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। 1,3-डाईओइक एसिड मतलब ये, दिस इज मेलोनिक एसिड। इनको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर इनमें से CO2 निकलता है, और यदि इसमें से CO2 निकलेगा तो एक CO2 मुझे रिमूव कर देना है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक CO2 निकालोगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट मेंबर बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COH बनेगा ऐसे। ठीक, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाता है। ये फॉर्मिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बनेगा, और ये आगे के थ्योरी में हमें बोलना भी पड़ेगा कि 1,1-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन वेरी इजीली टू फॉर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिकार्बोक्सिलेशन के और भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाएंगे। क्लियर है?
तो ये डिकार्बोक्सिलेशन था। हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं प्रिपरेशन के, और नेक्स्ट मेथड हम लेकर आ रहे हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ, ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। अच्छा, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन से बनेगा। अभी हमने डिकार्बोक्सिलेशन में लिखकर भी बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। और हमें मालूम है कि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, तो ऑक्सीजन पे माइनस और मेटल पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब मुझे इस सॉल्ट का करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। बोला जाता है कि एनोड पे मानते हैं पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे मानते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड है उस पे नेगेटिव चार्ज वाला RCU माइनस अट्रैक्ट होगा। तो एनोड पर कौन गया, एनोड पर गया RCU माइनस, और एनोड पर ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो माइनस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाएगा, और यदि नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये बनेगा फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल बना, भाई नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, रेडिकल बचा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इस R वाले बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यदि ऐसा करेगा तो R रेडिकल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। यहाँ पर ये एनोड पे ऐसे बहुत सारे R रेडिकल बनेंगे। R रेडिकल के बीच का कोलिजन क्या बनाएगा, RR बनाएगा। ये तो होता है एनोड पर। अब यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे मानते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज है यदि वहाँ पर, तो वहाँ पर कौन जाएगा, वहाँ पर जाएगा पॉजिटिवली चार्ज Na+, यदि तुमने सोडियम सॉल्ट लिया है तो। और ये जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये या तो सॉल्ट ब्रिज से या सोल्यूशन के थ्रू पहुंचेगा कैथोड पर, और वो H2 से रिएक्ट करके बनाता है OH- एंड H2। अब ये जो Na+ है ये OH- से कैथोड पे रिएक्ट करेगा, और जो बना लेगा वो बना लेगा 2NaOH। सोडियम सॉल्ट लिया था तो NaOH बना। यदि मैंने पोटेशियम सॉल्ट लिया होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखा होता, मैं यहाँ पर लिखा होता KOH। लेकिन एनी केस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे। तो यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसी बेस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो यदि मैं बेस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन लिखूं तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, pH ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस NaOH और KOH एट कैथोड। भाई स्टार्टिंग में बेस नहीं है प्रेजेंट तो pH रहेगा कम, जैसे जैसे टाइम निकलेगा बेस का फॉर्मेशन होगा एंड सोल्यूशन बिकम्स मोर एल्कलाइन, मतलब pH इंक्रीजेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई में आ चुका है, ठीक है ना, ये याद रखना। सेकेंड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन में भी हमने बोला था कि जब भी हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे मैंने RCOH एंड R-COH लिया, तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल मुझे मिलेंगे, एक R रेडिकल और एक रेडिकल मुझे मिलेगा R- रेडिकल। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, पहले कॉम्बिनेशन वाले बनाएं, RR RR-, R-R-, फिर एल्किन बनाना होता है, फिर RH RH भी बनाना होता है। यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो RCO रेडिकल बना है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेडिकल प्रेजेंट है, ये भी R रेडिकल से कोलिजन करके क्या बना लेगा, RCOR ईस्टर भी एक साइड प्रोडक्ट होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जब हमने एनोड पे लिखा था तो CO2 को तो हमने गैस बोला था, लेकिन ध्यान रहे एनोड पर एक नहीं 2 गैसेज इवॉल्व होती हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन बनता है ना RR, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, तो लिखा हुआ है 2 गैसेज आर इवॉल्व्ड एट एनोड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है, यदि एक कंपाउंड RR दिया हुआ है तो कौन सा एनाइन माइग्रेट होगा, तो हमें क्या करना है, इसको 50-50 करना है और CO- लगा के हमें एनोड पे माइग्रेट होने वाला एनाइन मालूम चल जाता है। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यदि मैं लिखूं तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं एल्केन्स एंड एल्काइंस ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। मतलब इसको मैंने भले ही यहाँ पर एल्कीन वाले टॉपिक में लिखा हो, लेकिन इसमें एल्कीन और एल्काइन सब बना सकते हैं, बस स्टार्टिंग मटेरियल मुझे डिफरेंट लेना पड़ेगा। और देखो एक्चुअली कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। यहाँ पर RCOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये एनोड यहाँ पे क्या होगा, पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनने के बाद जब एनोड पे एनाइन जाएगा तो CO2 निकलेगा, R रेडिकल बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूंगा और प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे मुझे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा नहीं लिखना होता। अब यदि मैंने स्टार्टिंग मटेरियल 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया होता
तो एनोड पर ये जाता है, इसका सॉल्ट जाता, एनाइन जाता, यहाँ से CO2 निकलता है, यहाँ रेडिकल बनता है इस कार्बन पे, और दोनों के बीच में यदि मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो तुम्हें लगेगा ये एल्कीन का प्रिपरेशन है। तो स्टार्टिंग मटेरियल भी तो हमने 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। नेक्स्ट वाला देखें, यदि हमने अनसेचुरेटेड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो मैकेनिज्म में यहाँ से CO2 निकलेगा, रेडिकल बनेगा, और रेडिकल बनने के बाद 2 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो एल्काइन बन रहा है। ये है थ्योरी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब इस थ्योरी को यदि मैं क्वेश्चंस में यूज़ करूं तो क्वेश्चंस में एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूं, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल सा ऐसा आता है कि यहाँ पर क्या है, कंपाउंड दिया हुआ है, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बनने वाला प्रोडक्ट, तो R का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर CH3, तो RR बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CH3 ये आंसर हो जाएगा। डिफ़िकल्ट कब होते हैं, जब कॉमन नेमिंग इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर तब प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और आइसोब्यूटारिक, ब्यूटाइल का मतलब टोटल 4 कार्बन, आइसो मीन्स दिस ग्रुप, आइसोब्यूटारिक एसिड रहेगा ये, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो इस बनेगा SF2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन रिवर्स भी आ जाते हैं। रिवर्स क्वेश्चन यदि करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है और मुझे एसिड पूछा गया है कि कौन सा एसिड हमने यूज़ किया, तो यदि मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो ऐसा, और अभी अभी मैंने देखा कि कपलिंग से बनेगा, इसका मतलब R का वैल्यू क्या हो गया, R का वैल्यू हो गया C2H5। तो प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 2 कार्बन, R का वैल्यू मालूम चल गया, बस इसमें मुझे COH लगा देना है, तो वो एसिड मालूम चल जाएगा जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब हमने इथाइलिन बनाया, यहाँ पे इथाइलिन का मतलब है एल्कीन का फर्स्ट मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने अभी अभी देखा था जो मल्टीपल बॉन्ड का एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है वो COH के रिमूव होने के कारण बनता है। अब यदि मैं COH को रिमूव करके बॉन्ड बनाता हूँ तो मैं बॉन्ड हटा के वापस COH इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो यदि मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पाई बॉन्ड कम करना है इसमें से, और उस पाई बॉन्ड की जगह मैं यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा COH, और यहाँ पर COH, और इससे बनेगा इथाइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज सक्सिनिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम करें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नंबर 5 कि किस एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस से एसिटाइलिन बनेगा, और एसिटाइलिन मतलब एल्काइन कैटेगरी का फर्स्ट मेंबर ऐसा। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा तो मुझे एक पाई बॉन्ड कम करना है और मुझे COH इंट्रोड्यूस करना है ऐसे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, हम एक और पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। क्यों? ये वाला एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी तो शो करेगा, और दोनों से जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटाइलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज सिस आइसोमर को बोलते हैं मैलेइक एसिड, और जो ट्रांस आइसोमर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ये ध्यान रखना, एसिटाइलिन किससे बनता है, मैलेइक एसिड होगा ऑप्शन में, या तो फ्यूमेरिक एसिड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, ये इजी है, COH हटाना है, मल्टीपल बॉन्ड लगाना है, और यदि ऐसा करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोहेक्सीन बनेगा ऐसे। नंबर 7 में यदि बात करें, और यदि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर COH रिमूव करने के बाद मल्टीपल बॉन्ड ऐसा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दूंगा, तो ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब मीनिंग क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180, और वो रिंग में पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। तो फिर यदि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, फिर जो फ्री रेडिकल बनेगा उसमें कपलिंग हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा, डाइमर बनेगा। मतलब ये जो फ्री रेडिकल इसमें बनेगा ना, इसको मुझे दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करना पड़ेगा इनसे, और यदि इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। ये मुझे फाइनल प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा, ये मुझे आंसर बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अब अलग अलग डिज़ाइन बनाकर और डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे एक नंबर 8 मैंने ये वाला लिखा है। अब इसमें करना क्या है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस पहचानना है। फिर मुझे क्या करना है, COH हटाऊंगा तो इस रेड वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से COH हटाऊंगा तो रेड पे फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों कंबाइन करूंगा ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक लास्ट प्रिपरेशन होता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड हालांकि इनऑर्गेनिक में यूज़ होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं कवर कर दूं। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 को जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं ना, तो जो प्रिपरेशन होता है वो CH4 का प्रिपरेशन होता है। ऐसे और भी मेटल कार्बाइड्स होते हैं जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मेटल कार्बाइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिससे क्या बना है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है CH4 मीथेन। एक होता है कैल्शियम कार्बाइड, जिससे एसिटाइलिन बनेगा। और एक होता है मैग्नीशियम कार्बाइड, जिससे बनेगा क्या, प्रोपाइन। होने को तो और भी हैं, जिससे बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन बनता है, लेकिन मीथेन हमारे सिलेबस के लिए एल्यूमिनियम कार्बाइड से ही बनाते हैं। तो ये हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स कंप्लीट।